अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से जलने वाले का मुंह काला। ये जुमला मेरी तरह यकीनन आपने भी सफ़र करते हुए ट्रकों और रिक्शों के पीछे लिखा हुआ पढ़ा होगा ना, जिसे पढ़कर ना अक्सर मैं तो सोचती थी कि ये दिल की जलन का असर ये आखिर मुंह पे कैसा लगता होगा। तो जनाब गुज़िश्ता रोज़ ये नज़ारा भी हो गया। इधर इमरान खान को अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का अदालती हुक्म आया और उधर इमरान खान के बुग़्ज़ और उनकी नफ़रत में अंधे कई सियासतदानों और तज्ज़ियाकार इस जुमले की हकीकी तस्वीर पेश करते हुए हमें नजर आए। किसी की तो दो आंखें आपस में नहीं मिल रही थी, तो किसी की ज़बान वो फंस कर चल रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने चलने वाले टेप रिकॉर्डर्स में वो कैसेट फंस जाती थी ना, जिससे फिर एक अजीब सी आवाज़ निकलती थी और कुछ की तरफ तो भाई मुकम्मल सन्नाटा था। अच्छा, फिर कुछ तज्ज़ियाकार जिनमें से अक्सरियत की रोज़ी रोटी वो मौजूदा हुकूमत के तसलसल से जुड़ी है, वो तो ऐसे जल कुक्कड़ बन गए कि फ़ैसला इमरान खान की सेहत के हवाले से था और वो फ़ैसले की सेहत से ही इनकारी हो गए। कहने लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जल्दी में मिठाई खा ली है, रिपोर्टर्स से गलती हो गई है क्योंकि तहरीरी फ़ैसला कुछ और आने वाला है। और जब तहरीरी फ़ैसला भी आ गया तो उनकी हालत वो ऐसी हो गई जैसे वो मिसाल नहीं दी जाती कि सांप के मुंह में छुचंदर, निगले तो अंधा, उगले तो कोड़ी। तो जनाब आज ऐसी ही कुछ लोगों की मरोड़ पर ना इस व्लॉग में फोकस करेंगे, लेकिन इससे भी अहम सवाल वो मेरे सामने ये है कि अब ये जो फैसला आ गया है इसके असरात वो क्या मुरतब होने जा रहे हैं। क्योंकि देखें, जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने का माइलस्टोन तो हासिल हो गया, लेकिन अब क्या अगला स्टॉप वो बनी गाला होगा। और फिर ये भी जानेंगे कि मरीम नवाज़ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी होते ही अगले साल मार्च में होने वाली बसंत की तारीखों का ऐलान जो है वो एडवांस में क्यों कर दिया है। भाई क्या मार्च तक जाने की उम्मीद ख़त्म हो गई है? फिर इसके अलावा कुछ दीगर अहम डेवलपमेंट्स हैं। मैं आज के व्लॉग में ये सब कोशिश करूंगी कि शामिल करूं, जो कि बड़ी हद तक मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे की निशानदेही कर रही है। तो आइए फिर आगाज़ ज़रा हुकूमती रद्द-ए-अमल से करते हैं। अब अडियाला जेल की इंतज़ामिया ने इमरान खान को लाहक ट्रिपल+ एंजाइटी की मेडिकल रिपोर्ट जमा की थी ना, जिसको अदालत ने अप्रिशिएट किया और इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। लेकिन जनाब इस ट्रिपल+ रिपोर्ट और अदालती हुक्म से हुकूमती सफ़ों को ऐसा ट्रिपल+ झटका लगा ना कि अब ना तो राना सनाउल्लाह का सुर लग रहा है और ना आज़म नज़ीर तारड़ की ताल मिल रही है, जबकि ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी की तान वो कहीं और जाकर टूटी है। मुख्तसर ये कि भाई अजीब हड़बोंग मची हुई है। अब जैसे ही फैसला आया तो जो वज़ीर पार्लिमानी उमूर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने ऐलान किया कि भाई इस पे मनवन अमल किया जाएगा फैसले पर। लेकिन शाम होते ही वज़ीर कानून वो नमूदार हुए और उन्होंने अपने ही साथी वुज़रा के बयान से फिर यू टर्न ले लिया। तो अब देखें ना कि फिर ऐसा यू टर्न तो किसी गुरु के हुक्म पर ही लिया जा सकता है ना। बहरहाल वज़ीर कानून ने पैंतरा बदला और कहा कि हुकूमत इमरान खान को निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करेगी ताकि उनका चेकअप किसी सरकारी हॉस्पिटल से कराया जाए। और आज हुकूमत ने वो नज़रसानी की अपील दायर कर दी है, इसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा करें कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वो अमल दरामद का ऐलान कर चुके, जबकि राना सनाउल्लाह ने तो भाई यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि हुकूमत अपना ही थूका हुआ दोबारा चाटने पर मजबूर हो गई। तो इस हवाले से वज़ीर कानून ने दो बातें की हैं जिनको सुनकर पता ये चलता है कि उन्होंने एक नहीं दो चांटे रसीद किए। एक तो ये कहकर खुद अपने ही मुंह पे दे मारा कि अदालती हुक्म के कुछ नुकात का ताल्लुक जेल अथॉरिटी और इस्लामाबाद इंतजामिया से है, जिनसे मुतालिक कवानीन का जायजा लिया गया, लिहाजा अथॉरिटीज ने तजवीज़ दी कि नज़रसानी के जरिए इस हुक्म की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए। तो अब सवाल ये उठता है ना कि भाई किन अथॉरिटीज़ ने तजवीज़ किया, तो ये बताने की जरूरत ये वज़ीर मौसूफ ने नहीं की, इसलिए मजबूरन उन्हें अपने ही मुंह पर खानी पड़ी। लेकिन जाहिर है ना, फितरी तौर पे ये सवाल तो उठता है कि भाई जब ये फैसला आया तो क्या आप सब लोग सोए हुए थे? तो अब ये सेकंड थॉट क्यों?
खैर फिर दूसरा चांटा उन्होंने अपने ही कायद मोहतरम के मुंह पर रसीद किया। अब वो कैसे? तो इस बारे में मौसूफ का कहना था कि किसी कैदी को निजी हॉस्पिटल लाया जाता है तो जेलों में हजारों कैदी हैं, इसलिए फैसले में इबाहम है कि आया ये हुक्म तमाम जेलों के कैदियों के लिए होगा या नहीं। ये बातें तो खैर आज भी की गई हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि इस बात से वजीर मौसूफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आखिर कैसे टारगेट किया। तो आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम वो ECL से निकालने और बगैर किसी शर्त के इलाज के लिए उन्हें बाहर भेजने की एक पिटिशन दायर हुई थी, क्योंकि उस वक्त की PTI हुकूमत ने शर्त एक लगा दी थी कि मियां नवाज शरीफ करप्शन केसेस में होने वाले जुर्माने के बराबर पैसा जमा कराएं और फिर जनाब शौक से इलाज करवाने बाहर जाएं। अच्छा, अब ये तकरीबन 7 अरब रुपए बनते थे, लेकिन उस वक्त यही वजीर कानून, जी हाँ मैं इन्हीं आजम नज़ीर तारड़ की बात कर रही हूँ, तो ये मौसूफ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए, जहाँ इन्होंने फिर ये मौक़िफ़ लिया था कि नहीं जनाब ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान का आइन हर शहरी को ज़िंदगी और सेहत की बुनियादी सहूलियात की ज़मानत देता है, इसलिए इलाज के सफ़र को किसी माली शर्त से मशरूत नहीं किया जा सकता। और फिर हमने ये देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने आजम नज़ीर तारड़ और उनकी कानूनी टीम के दलाइल मानते हुए ये जो 7 अरब रुपए की शर्त थी ना, ये उड़ा कर रख दी और फिर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी दिया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फुर यानी कि लंदन रवाना हो गए। लेकिन आपको पता है कि उस टाइम पर वजीर कानून को आम कैदी तो बिल्कुल भी याद नहीं आए कि कल कोई भी उठकर इस फैसले को मिसाल बनाकर रिलीफ मांग सकता है। अच्छा, फिर ये भी आपको याद होगा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2023 में वापस आए ना, तो यही मौसूफ यानी कि आजम नज़ीर तारड़ उनकी लीगल टीम में शामिल थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और हाई कोर्ट का अमला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्तखत लेने वो सीधा एयरपोर्ट पहुंच गया। तो उस वक्त भी आजम नज़ीर तारड़ को आम कैदियों का बिल्कुल ख्याल नहीं आया, लेकिन आज वजीर कानून को आम कैदी की याद बुरी तरह से सता रही है। तो अब आप ही ये फैसला कर लें कि ये चांटा फिर किसके मुंह पर पड़ा है। जाहिर है उसी के मुंह पर जिसके लिए उस वक्त आजम नज़ीर तारड़ ये खुसूसी रिलीफ लेने गए थे। अच्छा, अब जो सेकंड थॉट आई है, इसका मतलब ये भी है कि फिर कायदे मोहतरम की तरफ से ही आई है। जाहिर है कि नून लीगियों के बकौल हर काम वो उनसे पूछकर ही तो किया जाता है। लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ना तो अभी चांटे ख़त्म हुए हैं और ना ही उसके उम्मीदवार। तो जनाब अब ख्वाजा आसिफ है ना, उन्होंने भी एक ट्वीट दागा है जिसमें उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ की अपने कायद के लिए NRO हासिल करने की ख्वाहिश अब नई बुलंदियों को छू रही है। और मजीद ये कि आज PTI के बेशुमार बानियों में से एक बानी को मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से गैर मामूली रिलीफ मिला है। अब इन्वर्टेड कॉमास में बानियों का लफ्ज़ लेकर जाहिर है कि ख्वाजा आसिफ ने टॉन्ट ही किया है ना, क्योंकि माजी में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार कहते आए हैं, लेकिन आयोडीन की कमी की वजह से ख्वाजा आसिफ को नाम लेने की जुर्रत नहीं हुई। हो सकता है ना कि फिजिकल थप्पड़ पड़ने का डर हो, मगर ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर मामूली रिलीफ दिया है, तो अब कोई इनसे ज़रा पूछे कि कौन सा गैर मामूली रिलीफ? क्या 9 माह की कैद तन्हाई का खात्मा गैर मामूली रिलीफ है? लेकिन जिनमें शर्म का वजूद ख़त्म हो चुका हो ना, तो अब उनको क्या याद दिलाऊं मैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की इसी एक्स पोस्ट के नीचे बड़ी तादाद में लोगों ने वजीर दिफा को जवाब दिया है और उनकी ना खूब अच्छे तरीके से तसल्ली कराई है। किसी ने ख्वाजा आसिफ को औकात याद करवाई, तो किसी ने अखलाकियात का दर्स देते हुए रिहाना डार की सीट खाली करने का कहा, और कई एक्स सारिफीन ने तो फैसल वावडा के वो उस जुमले का हवाला दिया जिसमें उन्होंने किसी जानवर के प्लेटलेट्स का जिक्र किया था। तो फिर इससे आप देखें ना, अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि कैसे ये लोग अपनी लंबी लंबी ज़बानों की वजह से डेली बेसिस पर अपनी ही लीडरशिप की खूब इज़्ज़त अफजाई करवाते हैं। और यकीन करें कि जो बातें लोग भूल जाते हैं ना, ये फिर उन्हें याद करवा देते हैं। लेकिन खैर, जो बात ख्वाजा आसिफ ने घुमा फिरा कर करने की कोशिश की ना, वो बात वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बराह रास्त ही कर दी और ख़ुद को ऐसे तसल्ली दी जैसे कोई बुरी खबर सुनकर खुद कलामी शुरू कर देता है ना, और स्यापा डाल दे कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हमारे और माई बाप के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। तो कुछ ऐसा ही वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने किया है, जिनका कहना था कि फील्ड मार्शल और वजीर आजम की जोड़ी पिच पर खड़ी है, किसी किस्म की साजिश की कोई गुंजाइश नहीं है। मजीद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले किसी के कंधे पर बैठ कर आना चाहते हैं, मगर अब कंधे नहीं मिलते। अच्छा,
वैसे ये सुनकर ना क्या ख्याल है कि वो गली मोहल्ले का वो शोखा करेक्टर जहन में नहीं आता जो अपने अब्बा या किसी और बुजुर्ग के ओहदे का रोब डालने के चक्कर में फिर अक्सर मुंह सुजाकर खुद ही वापस घर आता है और घर वालों से फिर वो अलग से उसको मार खानी पड़ती है। देखिए जाहिर है ना कि कोई भी बाशऊर आदमी वो ऐसी डींगे मारने की कैसे हौसला अफजाई कर सकता है। अच्छा, फिर आज वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अता तारड़ का फरमाना ये था कि हमारी क़यादत ने कभी इमरान खान की बीमारी के मामले पर सियासत नहीं की। वाह जनाब, क्या कहने। अच्छा, जिस टाइम मौसूफ ये इरशादात फरमा रहे थे ना, उसी टाइम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की शिफा हॉस्पिटल मुंतकली के खिलाफ नज़रसानी की जो अपील थी वो भी दायर कर दी। तो जनाब, ये रही आपकी बीमारी पर सियासत और ये रही आपकी उसूल पसंदी। अच्छा, फिर मौसूफ ने यह भी कहा कि ये वाज़ेह होना चाहिए कि तमाम कैदियों को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की सहूलत हासिल है। तो नहीं जनाब, नहीं, तमाम कैदियों को 8 हफ्ते की जमानत पर 4 साल के लिए बैरून मुल्क जाने की सहूलत भी हासिल नहीं है। और तो और जमानत पर रिहा किसी शख्सियत को बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट पर नादरा के अमले की सहूलत वो भी हासिल नहीं होती। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने जो नज़रसानी अपील है वो दायर कर दी है, तो फिर अब देखते हैं कि इस पर अदालत क्या फ़ैसला देती है। वैसे चलें देखें, नज़रसानी हुकूमत का इस्तेहकाक है, लेकिन जब तक नज़रसानी का फ़ैसला नहीं आ जाता ना, आप इस हुक्म पर तो अमल करें ना। खैर, अच्छा, अब इस पैनक में सबसे लाजवाब जो रद्द अमल सामने आया ना, वो आया है जनाब नासिर भट्ट की जानिब से। जी हाँ, वही नासिर भट्ट जो लंदन क़याम के दौरान आपने देखा ना कि हर वक्त मियां नवाज शरीफ के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के इर्द गिर्द मंडलाते पाए जाते थे। फिर उन्हीं के साथ, यानी कि मियां नवाज शरीफ के साथ ही ये वापस वतन भी आए और आपने ये भी देखा कि उन्होंने फिर सीधा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आकर लैंड किया। लेकिन अब उन्होंने इस फैसले को हुकूमत के खात्मे का ऐलान ही समझ लिया है। वो कहते ये हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ फिर से साजिश होने लगी है। वाह भाई, इसे सुनकर तो वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का डायलॉग याद आता है कि मूछें हों तो नत्थू लाल जैसी वरना ना हो। तो इस पर देखें, अब यही कहा जा सकता है ना कि वफादार हो तो नासिर भट्ट जैसा वरना ना ही हो। अब कोई ज़रा नासिर भट्ट से पूछे कि फॉर्म 47 की बैसाखियों पर लड़खड़ाती हुकूमत के खिलाफ भला किसी को साजिश करने की क्या ज़रूरत है। जो हुकूमत ये हल्की सी फूंक की ताब न ला सके, उसके लिए भाई कोई क्या साजिश करेगा। ये तो हाउस ऑफ कार्ड्स हैं जो अगर एक पत्ता गिरा तो लाइन में खड़े सारे सिटिंग डक्स की तरह एक दूसरे पर गिरेंगे और फिर लम्हों में कुश्तों के पुश्ते लग जाएंगे। लेकिन कहा यह जाता है कि अंदर का चोर जाहिर हो रहा है जो बाहर आने के लिए फैसले के इंतज़ार में था। हालांकि इस फैसले से एक दिन पहले ही सेनेट में राना सनाउल्लाह ने पूरी तरह अपने हाथ वो झाड़ लिए थे, यानी कि हैंड्स अप कर लिया था और इमरान खान के इलाज की सारी जिम्मेदारी वो अदलिया और इदारों पर डाल दी थी। उनका कहना यह था कि इमरान खान की कस्टडी जेल इंतज़ामिया और अदलिया के पास है। अगर इलाज में किसी किस्म की कोताही होती है तो इसके ज़िम्मेदार भी यही इदारे होंगे। फिर इसी तरह से आज़म नज़ीर तारड़ उन्होंने फिर सेनेट में ऑपोजिशन को मशवरा ये दिया था कि सियासी मामलात के साथ अदालती पैरवी भी तेज़ की जाए और मिल बैठकर बातचीत की जाए। अच्छा देखें, अब ये तो बात हो गई फिर फैसले से एक दिन पहले की, लेकिन मैं आपको 9 माह ज़रा पीछे लेकर जाऊंगी जब दिसंबर 2025 में डॉक्टर उज़मा खान की इमरान खान से आखिरी मुलाकात के बाद फिर यही राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ थे जिन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि आइंदा से इमरान खान की मुलाकातें बंद, और इसके लिए प्रिजन रूल 265 का हवाला दिया जाता था जिसकी तशरीह इन लोगों ने फिर खुद से की थी कि जेल में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी है। लेकिन अदालत में सरकारी वकला ने किसी भी जेल रूल का हवाला तक नहीं दिया और आज जब मुलाकातों की बहाली और आप देखें कि हॉस्पिटल मुंतकली का हुक्म आया है तो ना कोई इमरान खान की क़ैद तन्हाई की ओनरशिप ले रहा है और ना ही अदालती फ़ैसले का एहतराम। हालांकि देखिए, पार्लियामेंट में जब इमरान खान के याद है ना कि हुकूक इनको याद करवाए जाते थे तो ये फरमाते थे कि भाई अदालत से रुजू करें। अब अदालत ने फ़ैसला दे दिया है तो आप देख रहे हैं ना कि इनकी टोन ही बदल गई है। नज़रसानी की अपील भी दायर कर दी है, चूँकि इस फैसले में अदालत ने हुकूमत को चार्जशीट किया है जो कि
आप लोगों के सामने बड़ी ढिठाई से ये कहती थी कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, उनका जो इलाज है वो तसल्ली बख्श तरीके से हो रहा है, और फिर ये कि इमरान खान अपने इलाज से मुतमईन हैं और उन्हें कोई मसला नहीं है। लेकिन फैसले के पैरा 8 में अदालत ने वाज़ेह अंदाज में ये कह दिया है कि हम इस मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि एडवोकेट जनरल ने जिस दस्तावेज़ का हवाला दिया है वो दर हकीकत इमरान खान की बीमारियों और उसके इलाज का महज एक खुलासा था। अच्छा, फिर अदालत ने सरकारी वकील से ये पूछा कि क्या कानून में ऐसी कोई रुकावट है जो हुकूमत को इमरान खान और उनकी फैमिली को मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस, मुआयने की रिपोर्ट्स, इलाज की तफसीलात और मुतल्लका डॉक्टर्स की आरा की नकूल देने से रोकती हो? तो इस पर फिर सरकारी वकील ने यह तस्लीम किया कि नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो जब भाई ऐसा कोई कानून नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने बदनीयती के तहत फिर कानून से तजावुज़ किया है। तो बज़ाहिर फिर इसी बुनियाद पर अदालती फैसले में हुकूमत के जो तमाम एतराज़ात थे ना, उनको अगली समात तक मुलतवी करके फिर अदालत ने हॉस्पिटल मुंतकली का फौरी हुक्म जारी किया और वाज़े तौर पर कहा कि इमरान खान की सेहत ख़राब हुई है। ऐसे में फिर क्यों ना समझा जाए कि जानबूझकर इमरान खान की सेहत को गिरने दिया गया, यहाँ तक कि उनके बच्चों से टेलीफोनिक रब्ता तक नहीं करवाया गया, जो कि उनका हक था। अच्छा, अब इस सलूक पर ना जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने भी अहम बयान जारी किया है। उनके मुताबिक ये रिलीफ नहीं, ये खान साहब का हक था कि उनका इलाज किया जाए, उनके बच्चे उनसे मिलें, उनका वकील मिले। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जो जुल्म का साथी है, जो करप्शन की हिमायत करता है, जो चोरी छुपाने को सपोर्ट करता है, उसको कोई नहीं पूछता। अच्छा, इसी तरह फिर मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने भी अदालती फ़ैसले को वेलकम किया है, और बल्कि मौलाना ने तो यहाँ तक कहा कि इमरान खान से ज़्यादती हुई है और ये फ़ैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब चलें देखें, ये तो हो गया हुकूमत और अपोजिशन की दूसरी जमातों का मौक़िफ़। अब ज़रा आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैलेंज की तरफ। तो इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ख़बरदार किया है। क्योंकि अदालत ने जहां हुकूमत को डायरेक्शंस दी हैं ना, वहीं कुछ बातों के लिए फैमिली और पार्टी को भी पाबंद किया है। तो इस ज़मीन में सुहेल आफरीदी का कहना है कि कुछ इंतशारी जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं होगा, वो चाहेंगे कि इंतशार फैलाएं और उम्मीद की जो किरण नज़र आई है उसको ख़त्म करें। लिहाजा हमने ऐसे किसी शख्स को ओन नहीं करना और पुरअमन रहते हुए इमरान खान साहब का इलाज होने देना है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती हुक्म की पासदारी में फिर ऐसी कोई बात नहीं करनी जो कि अदालत को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ले आए। यही वजह है कि आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ पर नौरीन खान ने जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद फिर उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही उनकी तरफ से कोई सियासी पैगाम दिया गया जिससे अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी का खदशा पैदा हो, जो कि मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड है। अच्छा, इस हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। जिन अफसरान पर सुहेल आफरीदी को एतराज़ था कि वो उनके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, अब कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द फिर ऐसे अफसरान को वापस बुला लिया जाएगा जो हवाओं में तब्दीली की एक और निशानी होंगे। फिर दूसरी तरफ अदालती फैसले के बाद शिफा हॉस्पिटल में भी गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात वो नोट किए गए हैं और इस हवाले से सिक्योरिटी प्लान वो मुरतब किया गया है, जिसके तहत पुलिस, एफसी और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि इमरान खान के कमरे का इंतजाम अडियाला जेल इंतजामिया के पास होगा और जेल रूल्स अप्लाई होंगे। इसी तरह सिक्योरिटी के पेश नज़र हॉस्पिटल के अतराफ खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स हटाने की हिदायत दे दी गई हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए सिक्योरिटी इंतजामात। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि हॉस्पिटल मुंतकली का टारगेट तो हासिल हो गया, क्या अब अगली मंजिल वो बनी गाला होगी और इसके लिए मज़ीद कितना वक्त लग सकता है? तो इस हवाले से कहा यह जाता है कि ये फ़ैसला ये इमरान खान के हाथ में है, क्योंकि बनी गाला की जो ऑफ़र है वो तो पहले से मौजूद है, जिसके लिए इमरान खान को अगले इलेक्शन तक खामोश रहने की शर्त वो भी रखी गई थी। लेकिन अब तक तो खान साहब ने, आपने देखा कि इस बात को तस्लीम नहीं किया है और उनका यही मौक़िफ़ रहा है कि मुझे मेरिट पर आज़ाद अदलिया से रुजू का मौका दिया जाए। अब देखें, कहा यह जाता है कि फिर इसी वजह से इमरान खान का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे बेंच के सामने लगा है जिसमें अच्छी शोहरत के जजेस शामिल थे। वरना अगर ये भी कहा जा रहा है कि डील के ज़रिए फ़ैसला लेना होता तो यही काम फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी लिया जा सकता था। लेकिन इसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में फिर हमने ये देखा
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر کئی سوالات اٹھائے گئے جس میں اڈیالہ کے جیلر کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ نمٹایا گیا تھا، اور اس پر سپریم کورٹ نے اب جیل انتظامیہ کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ البتہ دیکھیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد پھر سپریم کورٹ میں ایک انڈیپینڈنٹ بینچ کے سامنے کیس لگنا، یہ ظاہر ہے کہ موجودہ رجیم کی مرضی کے بغیر تو ممکن نہیں دکھائی دیتا نا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا کرنا اب رجیم کی مجبوری تھی، کیونکہ ملک یہ اس وقت جس نہج پر پہنچ چکا ہے نا، وہاں عمران خان کو جبر کے زور پر قید تنہائی میں رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر کے کوئی ایسا بیان نہیں دیں گے جس میں کسی ریاستی اہلکار پر براہ راست کوئی تنقید شامل ہو، تو یہ حکمت عملی بھی پھر معاون ثابت ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی اگر کسی کو اس کا آئینی اور قانونی حق مل رہا ہو تو پھر کوئی کیوں تنقید کرے گا؟ تنقید تو دیکھیں اسی وقت کی جاتی ہے نا جب جائز حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے اب اگلا مرحلہ وہ میرے خیال میں بشرا بی بی کی سزا معطلی یا پھر ان کی ضمانت ہو سکتا ہے، چونکہ وہ کسی کیس میں مرکزی ملزم کے طور پہ نامزد نہیں ہیں اور کو ایکیوزڈ کے طور پہ سزا بھگت رہی ہیں نا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھی خاصی 17 ماہ سے زائد قید کاٹ چکی ہیں، اور ان کی ضمانت کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کافی اہم گراؤنڈز موجود ہیں جس میں ان کا خاتون ہونا، پھر اسی طرح سے ٹرائل اور اپیلوں میں غیر ضروری تاخیر کی بنیاد پر ہارڈ شپ اصول بھی ان پر لاگو ہوتا ہے، اور دیکھیں نا اس طرح وہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ مریم نواز کو بھی انہی نکات پر ضمانت ملی تھی، پھر بشرا بی بی کی عمر اور صحت بھی ان کو ضمانت کا حقدار ٹھہراتی ہے، لہٰذا اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے بشرا بی بی کی ضمانت وہ ایک اہم انڈیکیٹر ہو سکتی ہے۔ لیکن جناب حکومتی صفوں میں تو ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پینک بٹن دب گیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ روز مریم نواز کی جانب سے فیصلے پر تو کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن انہوں نے ایڈوانس میں اگلے سال کی بسنت کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ 12 سے 14 مارچ رکھی گئی ہے۔ اب دیکھیں اس سے بظاہر تو مقصد جو ہے وہ پھر یہی پیغام دینا ہے نا کہ وہ اگلے مارچ میں بھی وزیر اعلیٰ رہیں گی، جو کہ عین ممکن ہے، لیکن اتنی جلدی اعلان کرنا کیا خیال ہے کہ یہ انسیکیورٹی کو ظاہر کرتا ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ انسیکیورٹی کیوں نہ ہو، کیونکہ نون لیگ کے ایک اہم اتحادی اور وفاقی وزیر کا جو ٹی وی چینل ہے نا، وہ مسلسل حکومت پنجاب کے فلیگ شپ پروگرام کے پول کھولنے میں لگا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں سترہ پنجاب کی بات ہی کر رہی ہوں، جسے اب وزیر مواصلات کے چینل پر گندگی سے لتھڑا پنجاب کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ملکی معیشت ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نیچے ہی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ گزشتہ 2 دنوں میں 2 قسطوں میں حکومت نے پیٹرول کی قیمت 9 روپے 11 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 74 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ فیول پرائسز کا یہ اثر یہ بجلی کی قیمتوں میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ اب حکومت نے بجلی کی قیمت 2.5 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کے لیے نیپرا کو درخواست دے دی ہے، جس سے عوام پر 41 ارب روپے کا بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ جبکہ جناب حکومت کی اپنی نالائکی کا عالم یہ ہے کہ پیسکو کے پاس گندم کے اسٹریٹجک ذخائر وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب 10 لاکھ ٹن گندم وہ قیمتی زر مبادلہ خرچ کر کے باہر سے منگوائی جائے گی، اور دوسری طرف اپنے کسانوں سے گندم نہ خریدنے کی وجہ سے جو زرعی شعبہ ہے پہلے ہی وہ زبوحالی کا شکار ہے۔ پھر کیا ان حالات میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو مزید قید رکھا جا سکے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔